हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ पैलिनोलॉजी के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि पैलिनोलॉजी एक्चुअल में होता क्या है, इसमें किस चीज़ की स्टडी करते हैं, कुछ हमने बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में जाना था और इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इसकी प्रीवियस जो यूनिट है जहाँ पे हमने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा था वहाँ पे भी देखा था। यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अलग अलग पैलिनोलॉजी के यूजेस किस किस ब्रांच में होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, और जो कुछ इंपॉर्टेंट जैसे एरो पैलिनोलॉजी हो गया और जो फॉरेंसिक स्टडी वगैरह के बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको वॉस्टली नहीं ले जाएंगे। इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो अक्सर जो है शॉर्ट नोट्स वगैरह पे आ जाएंगे कि एरो पैलिनोलॉजी क्या है और इंटेमो पैलिनोलॉजी क्या है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पैलिनोलॉजी के बारे में। सबसे पहला जो टर्म आता है वो है इंटोमो पैलिनोलॉजी। इंटोमो वर्ड जो है ये यूज़ किया जाता है इंसेक्ट के लिए। तो जैसे हमने जब वो पढ़ा था, पॉलिनेशन पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था इंटोमोफिलस। तो इंटोमोफिलस का मतलब होता है इंसेक्ट। तो यहाँ पे द स्टडी ऑफ पोलन फाउंड इन द बॉडी और इन द गट ऑफ इंसेक्ट। जब हम पोलन्स की स्टडी करते हैं कहाँ पे, किसी इंसेक्ट की बॉडी में या फिर मेनली उनके गट में, तो उस साइंस को कहते हैं इंटोमो पैलिनोलॉजी। इसका क्या बेनिफिट्स है एक बार इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपको पता करना है, आप मान लो कोई एनिमल बिहेवियरिस्ट हो, मतलब आपको किसी एनिमल के बिहेवियर के बारे में पता करना है। तो आप अगर किसी इंसेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हो तो वो कौन से टाइप के फूड को प्रेफर करता है, वो अपने फूड का क्या बिहेवियर रखता है, किस टाइप के फूड्स को वो किस टाइम में कंज्यूम करता है, तो ये सारी जो नॉलेज है वो आपको वहाँ से मिल सकती है। आपको आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जो उसके पोलन ग्रेन की जो किस सीजन में वो ज़्यादा हैं, उनकी क्या मॉर्फोलॉजी है, इन सब के बारे में आप अगर किसी भी इंसेक्ट के गट से जो है पोलन्स को लेकर स्टडी करते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे कि मान लो कि आपने बीज पे स्टडी करना स्टार्ट किया, तो बीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बीज, मान लो आपको बीज एपीकल्चर करनी है आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि एपीकल्चर अगर आपको करनी है, बी का पालन करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस टाइप के फूड को प्रेफर करता है। मान लो कि आपने एपीकल्चर किया, आपने जो है मधुमक्खी पालन किया और आपने क्या है बगल बगल में गेंदे के फूल लगा दिए, लेकिन आपको नहीं पता था कि ज़्यादा शहद तब बनता है जब वो मस्टर्ड फ्लावर्स पे जाती हैं। होता होगा ना कि कौन सा फ्लावर का वो अगर नेक्टर लेती हैं तो ज़्यादा अच्छी हनी बनती है या ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है। तो ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन के लिए हमको पैलिनोलॉजी की स्टडी करनी पड़ती है। क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब कि पोलन्स वगैरह के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं किसी इंसेक्ट की लाइफ में, या फिर वो किस तरीके से कौन से सीज़न में किस टाइप के पोलन्स को प्रेफर करती हैं, वो उसके लिए कितना लंबा ट्रैवल करती हैं, अगर वो पास में पा जाती हैं तो क्या उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद अगर मान लो कि आपको पता चले कि वो मस्टर्ड से ज़्यादा जो है वो नेक्टर लेती हैं, ज़्यादा जो है मस्टर्ड के ही पोलन आपको उनके गट में मिल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो उसी का यूज़ करती हैं, तो आप अगर मस्टर्ड अपने जो है कल्चर फील्ड के आसपास लगा देते हैं तो आपके पास कहीं ना कहीं जो क्वांटिटी आपकी प्रोडक्शन की होने वाली थी वो ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे अभी हमने बी का एग्जांपल लेके देखा, तो और भी तो बहुत सारे इंसेक्ट हैं जिसके हम लोग इकोनॉमिकली प्रोडक्शन कराया जा रहा है, या फिर जो है उसके उस एरिया के बारे में हमको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पोलन्स वगैरह से हमको पता चल सकता है कि क्या वेराइटी है, क्या वेरिएशंस है उस एरिया में। तो इन सब के स्टडी के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। बहुत सारे जो मेडिसिन है, जैसे कि आज के टाइम में बहुत सारे पोलन किट्स बनते हैं, बहुत सारे ऐसे सिरप वगैरह बनते हैं जिसमें पोलन ग्रेन होता है, तो उन सब की भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें पैलिनोलॉजी की इस ब्रांच की स्टडी करनी पड़ती है। नेक्स्ट में है क्या, मेलिशो पैलिनोलॉजी। मेलिशो पैलिनोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ पोलन इन हनी। हम लोग क्या करते हैं, जो मधुमक्खी ने हनी बनाया था उसके अंदर पोलन की स्टडी करेंगे विद द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ प्लांट यूज बाई हनी इन द प्रोडक्शन ऑफ द हनी। देखिए, मेलिशो पैलिनोलॉजी में भी कहीं ना कहीं वही चीज़ हो रही है कि आपने अलग अलग एरिया का क्या किया, शहद कलेक्ट किया, जो नेचुरल शहद है उसको कलेक्ट किया। अब उसके बाद आप उसमें देखते हो कि उसमें किस टाइप के पोलन आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जिस टाइप के पोलन ज़्यादा देखने को मिलते हैं मतलब कि जो बी थी वो उसको प्रेफर करती है, या फिर आप कह सकते हैं कि वहाँ पे ये वाली जो वैरायटी है वो ज़्यादा है।
तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक तरीके से टेक्सोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट, इकोलॉजिकल स्टडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे टाइप का जो है कि हनी बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो। नेक्स्ट में क्या है, एरोपेलिनोलॉजी। एरोपेलिनोलॉजी का मतलब क्या है कि आप पोलन ग्रेन की स्टडी करते हैं एयर्स में। दिया है दिस इज द ब्रांच ऑफ पेलिनोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ पैलिनोमास सस्पेंडेड इन द एयर इंक्लूडेड दोज विद द एलर्जन इफेक्ट। मतलब कि एरोपेलिनोलॉजी की स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एलर्जिक रिस्पॉन्सेज होते हैं ड्यू टू द पोलन ग्रेन्स। मतलब कि बहुत सारे लोगों की जो इम्यून सिस्टम है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया था कि कैसे ये इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, क्यों कुछ लोगों को एलर्जी होती है पोलन वगैरह से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको इन शॉर्ट में बताती हूँ कि मान लो किसी को एलर्जी है, तो अगर उसे पता चल जाएगा कि मान लो कि उसे पार्थेनियम प्लांट का जो पोलन है उससे एलर्जी है मान लो, तो वो क्या करेगा कि जब उनकी ब्रीडिंग सीजन आएगी तब वो बाहर निकलना बंद कर दे। अगर वो निकल रहा है तो फेस मास्क वगैरह यूज करे। शाम के टाइम या सुबह के टाइम जब पोलन डिस्पर्सल ज़्यादा होता है ऐसे टाइम में बाहर ना निकले। उसे अपने सराउंडिंग में जिस चीज़ से एलर्जी है, मान लो कि उसके रूम में कोई प्लांट से उसने लगा रखा है, तो जिसमें पोलन वगैरह ज़्यादा है उसे वो नहीं रखेगा। जो पोलन आसानी से ट्रैवल कर पाते हैं ऐसे पोलन्स को वो अपने सराउंडिंग में ऐसे प्लांट्स ग्रो नहीं करेगा। तो इन सारी चीज़ों से करके वो एलर्जी से बच सकता है। तो एरोपेलिनोलॉजी की स्टडी हमारे ह्यूमंस में जो आजकल एलर्जीज के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा जो है कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी हो जा रही है। मतलब कि नॉर्मल सा पोलन भी बॉडी को एज अ मतलब कि इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कराने के लिए इनफ है। मतलब उनको जैसा लग रहा है कि बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। क्योंकि देखिए इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये है कि आजकल के लोगों का, बच्चों का जो डायरेक्ट नेचर से कांटेक्ट था वो खत्म होता जा रहा है। पहले क्या होता था कि बच्चे छोटे से रहते थे तो मिट्टी में खेलते थे, खेत वगैरह में जाते थे, घर के बगल से गार्डन वगैरह रहती थी, तो उनका स्टार्टिंग से ही उनसे इंटरेक्शन होता था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग हो जाती थी। आज के टाइम में बच्चे एसी में पैदा हो रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, एसी वाले बस से स्कूल जा रहे हैं, एसी वाले बस में पढ़ रहे हैं, तो इनका वो जो इंटरेक्शन है वो खत्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में उसके प्रति एंटीबॉडी बनी नहीं पा रही, या फिर उनके प्रति जो सेंस हमारे ब्रेन का है कि ये फॉरेन पार्टिकल नहीं है, ये हार्मफुल पार्टिकल नहीं, वो सारी चीज़ें नहीं बन पा रही हैं, जिसकी वजह से इन सारी चीज़ों का केसेस और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो हैं कि माना जाता है कि बहुत सारे जो है कि इस तरीके के जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं ये जेनेटिकली फिक्स होती जा रही है। मतलब कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इनहेरिट हो रही हैं। तो ये आने वाले टाइम के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अगर हम लोग एरोपेलिनोलॉजी की स्टडी वगैरह करते हैं तो हम लोग इसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो इसके लिए एरोपेलिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट में हमारे पास है पेलिनोलॉजिस्ट। पेलिनोलॉजिस्ट क्या होते हैं, वो साइंटिस्ट या वो लोग जो पेलिनोलॉजी की स्टडी करते हैं उनको हम लोग कहते हैं पेलिनोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट दैट use fossils, pollens and spores to study past environment, start geographical analysis, histological geology and palynology। मतलब कि वो सारे लोग जो पेलिनोलॉजी की स्टडी करते हैं, मेनली हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है कि जो पोलन्स होते हैं उनकी आउटर जो कवरिंग होती है उसमें स्पोरोपोलिलीन होता है, और ये स्पोरोपोलिलीन क्या करता है, ये हमें ये किसी भी जो है कि चीज़ को डिग्रेड होने से बचाता है। ये एसिड के प्रति भी रेजिस्टेंट है, एल्कलाइन के प्रति भी रेजिस्टेंट है, हीट के प्रति भी रेजिस्टेंट है, तो ये जल्दी डिग्रेड नहीं होता। तो फॉसिल्स के फॉर्म में इसका मिलना बहुत आसान है, बहुत आसानी से ये फॉसिलाइज हो जाता है। तो इसका फायदा क्या होता है कि जब भी हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, कहीं पे फॉसिल्स खोजते हैं, तो हमको पोलन अगर मिलता है तो हमें उस प्लांट के बारे में, उस टाइम में जो प्रेजेंट प्लांट था या जो चीज़ें थी उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो पेलिनोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो फॉसिल्स में जो पोलन मिलते हैं, चाहे रियल लाइफ में जो पोलन्स हैं, जो चाहे वो हनी के गट्स में हो, चाहे वो हनी में हो, वो सारी जगह जो पोलन की स्टडी करते हैं उनको हम लोग कहते हैं पेलिनोलॉजिस्ट। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में लास्ट में है हमारे पास फोरेंसिक पेलिनोलॉजी। फोरेंसिक पेलिनोलॉजी क्या है कि मान लो कि कोई मर्डर वगैरह हो जाता है या कोई ऐसी मतलब कि कोई ऐसा क्रिमिनल चीज़ें हो जाती हैं, तो उसके छानबीन के लिए भी पेलिनोलॉजी का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि किसी केस में ऐसा होता है कि मान लो किसी ने किसी का मर्डर किया या कुछ भी किया, तो उसकी बॉडी पे कुछ पोलन्स मिल जाते हैं जो कि उस विक्टिम के बॉडी पे भी मिल जाए, क्योंकि पोलन्स वगैरह बहुत साइज में माइन्यूट होते हैं, तो वो कहीं पे भी अटैच, आपके कपड़े में, आपके नाखून में, बाल में फंस सकते हैं। तो जो मतलब कि मान लीजिए किसी पार्क वगैरह में किसी का मर्डर हुआ तो किसी के शूज़ वगैरह में उसके पोलन लग सकते हैं। तो कोई स्पेसिफिक एरिया के अगर वो पोलन है या कहीं स्पेसिफिक एरिया में उसके नंबर ज़्यादा हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा हमें एक क्लू मिल सकता है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये श्योर शॉट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फॉरेंसिक स्टडीज़ में भी पोलन का यूज़ किया जाता है।
यहाँ पे दिया है फॉरेंसिक पैलिनोलॉजी, इट एनालाइज स्पोर्स एंड पोलन एज अ फॉर्म ऑफ ट्रेस ऑफ एविडेंस। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्पोर्स एंड पोलन की जो स्टडी, जो हम स्पोर्स एंड पोलन्स की जो एनालिसिस करते हैं वो क्या करने के लिए करते हैं, एविडेंस को ट्रेस करने के लिए कि क्या हुआ होगा, क्या हमें एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए हम ऐसी चीज़ें करते हैं। फीचर्स ऑफ पोलन स्पोर्स दैट मेक देम आइडल फॉरेंसिक ट्रेस मटेरियल आर स्मॉल साइज हाईली वेरिएबल बीइंग फाउंडेड इन ऑलमोस्ट एनी आइटम। मतलब कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो कि पोलन्स को आइडल थिंग्स बनाते हैं फॉरेंसिक स्टडी के लिए, क्योंकि ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, आसानी से डिस्पर्सल होता है इनका। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये इनको एक आइडल जो है कि फॉरेंसिक आइटम या फॉरेंसिक क्लू रिसर्च करने के लिए चीज इसको इस फॉर्म में मॉडिफाई करने के लिए एबल है। मतलब इनके ये सारे जो फीचर्स होते हैं ये आसानी से कहीं पहुंच जाना, बहुत छोटी साइज का होना, कहीं भी आसानी से कैरी हो जाना, इन सब की सहायता से हमें जो है कि हमें विक्टिम या जो है कि जो क्राइम हुआ रहता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। दीज ट्रेस कैन बी फाउंड इन द पोलन डिफेक्टिव सॉइल्स, जैसे कि जहाँ पे ये क्रिमिनल वगैरह क्राइम वगैरह हुआ हो वहाँ पे हमें जो वहाँ की सॉइल्स रहेगी, वहाँ पे जो शूज़ रहेंगे, क्लोथ्स रहेंगे, हेयर्स रहेंगे, फर्न्स रहेंगे और लंग्स वगैरह में भी हमें ऐसे जो है चीज़ें, ऐसे पॉलन्स वगैरह मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि मान लो कि मर्डर के पहले वो विक्टिम किस एरिया में था, या फिर जो है कि क्या उसकी डेथ जो है, मान लो कभी कभी पोलन एलर्जी, अगर मान लो आपको पता है कि किसी को पोलन एलर्जी है, आप बहुत ज़्यादा पोलन के कॉन्टैक्ट में उसको ला दो या उसको पोलन कर दो तो उसके इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, तो भी उसकी डेथ हो सकती है। तो ये कुछ तरीके हैं जो कि फॉरेंसिक में यूज़ होते हैं पैलिनोलॉजी की स्टडी में। और यहाँ पे है फॉरेंसिक पैलिनोलॉजी कैन बी रिलेटेड टू सस्पेक्ट टू द क्राइम, मतलब कि ये रिलेट कर सकता है कि जो सस्पेक्ट था वो क्राइम के टाइम पे वहाँ पे था, या वो एरिया वहाँ का जहाँ पे, जैसे कि मान लो किसी को मुंबई में किसी ने क्राइम किया, वहाँ पे उसके जो पोलन वगैरह थे वो उसकी बॉडी में मिले, उसके बाद उसे ला के जो है कि हमने यूपी में कहीं पे जो है कि शिफ्ट कर दिया। तो पोलन वगैरह का पाया जाना, वहाँ की वेजिटेशन के हिसाब से हम लोग क्लू मिल सकता है कि ये कहाँ पे डेथ हुई होगी, ये पोलन मोस्टली किस एरिया में मिलते हैं। तो बहुत माइन्यूट लेवल में हमको कुछ हेल्प मिल सकती है। ऐसा आप पोलन के पाए जाने या ना पाए जाने के हिसाब से किसी को सजा नहीं दिला सकते, लेकिन आपको कहीं माइन्यूट जो है कुछ जो है इंफॉर्मेशन मिल सकती है। नेक्स्ट में क्या है, रिलेट एन आइटम लेफ्ट एज अ क्राइम सीन टू द सस्पेक्ट विक्टिम, मतलब कि जैसे कोई किसी चीज़ से जिससे क्राइम वगैरह हुआ है उस पर किसी पोलन का पिलना, ये सारी चीज़ें जो है फॉरेंसिक में काम होती है। नेक्स्ट में क्या है, एरोपैलिनोलॉजी, द स्टडी ऑफ पोलियोमार्स सस्पेंडेड इन द एयर इंक्लूडेड दोस ऑफ द एलर्जिक इफेक्ट। जब हम पैलिनोलॉजी या पोलन्स की स्टडी करते हैं, एयर में प्रेजेंट होती है, और मोस्टली ये किस लिए आता है ताकि हम जो एलर्जिक जो इफेक्ट्स होते हैं उससे बच सके। पोलन्स आर प्रोड्यूस इन अबेंडेंस, जो पोलन्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, उनका जो नंबर होता है बहुत ज़्यादा होते हैं, ये हायर होते हैं इन ड्राई सीजन, मतलब कि जब ये ड्राई सीजन होती है तो आसानी से डिस्पर्स होकर एक एरिया से दूसरे एरिया तक जाते हैं। जब लो सीजन मतलब वेट सीजन होता है, चाहे रेनी सीजन होता है, तो इनका नंबर कम होता है। पोलन जो है वो कुछ एलर्जिक रिएक्शन जैसे हे फीवर वगैरह मतलब कॉज करते हैं। When pollen come in contact with mucous membrane of nose, trachea, bronchitis and cornea of eyes, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इससे बहुत अलग अलग तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। रनिंग आइज होती है, नोजिया हो सकता है, कभी कभी न्यूमोनिया भी जो है कि एक्टिवेट हो जाता है, तो ये सारे कंडीशन देखने को मिलते हैं। एलर्जन ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड अदर इन्फ्लामेशन केमिकल प्रोड्यूसिंग एलर्जिक सिम्टम। दिस नॉलेज ऑफ द पोलन डिस्पर्सल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर द रिस्क ऑफ पॉलिनोसिस। द डाइवर्सिटी एंड क्वालिटी ऑफ पोलन टाइप आर असेस्ड बाय द फिल्टर द एयर थ्रू आउट द ईयर्स। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई भी चीज़ें नहीं दी गई है, जो हमने प्रीवियस में देखा था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब कैसे हमें एलर्जिक रिस्पॉन्स होते हैं, कैसे हिस्टामिन रिलीज होता है तो वहाँ पे वेजो डायलेशन हो जाता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, तो अस्थमा जैसे सिम्टम्स आते हैं। वही चीज़ सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। रनिंग आइज हो जाती हैं, नोज रनिंग होने लगती है, वोमिटिंग होती है, नोजिया होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती है, ये सारे सिम्टम्स हमें जो है कि जिनको एलर्जीज होती है उनको होती है। तो पैलिनोलॉजी की स्टडी करके हम लोग उनको कुछ रिलीफ दे सकते हैं ताकि वो ऐसे कंडीशन में बाहर ना जाएं, ऐसे कंडीशन में अपने आप को सेफ रखें, थोड़ा नेचर से थोड़ा सेपरेट रहेंगे तो उनको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी कम होंगी। नेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रोल ऑफ पैलिनोलॉजी इन टैक्सोनॉमी। ये हमने थर्ड सेमेस्टर में भी एक वीडियो थी, वहाँ पे भी हमने ये चीज़ें बताई थी डिटेल में, तो अगर आप देखना चाहते हो तो थर्ड सेमेस्टर की वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बस बताया है
कि आप ये समझ सकते हैं कि हर ग्रुप का, हर फैमिली में मतलब कुछ ना कुछ डाइवर्सिटी होती है इन सेंस ऑफ पोलन। तो उसके हिसाब से भी क्लासिफिकेशन करने का एक क्राइटेरिया बनाया गया है पोलन ग्रेन्स, कि पोलन ग्रेन का शेप कैसा है, उनकी जो अरेंजमेंट है वो कैसी है, नंबर ऑफ जर्म पोर्स कितने हैं, इन सब के हिसाब से भी टेक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद जो उनकी लेयर्स होती हैं, जैसे एक्साइन हो गया, इंटाइन हो गया, उसके जो कुछ पार्ट होते हैं एक्सेंटाइन, इंटाइन, उन सब के पाए जाने के हिसाब से, उन सब की थिकनेस के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो there are many other different factors from which we can the palynology help to taxonomy। तो है टेक्सोनॉमी में वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ प्लांट सिस्टमैटिक पोलन मॉर्फोलॉजी इज अ एक्सप्रेशन ऑफ पार्ट ऑफ जीनोम एंड इज हेल्पफुल टू टेक्सोनॉमिक स्टडी। मतलब कि टेक्सोनॉमी की स्टडी करने के लिए पोलन कैसा है, उसकी जेनेटिक मटेरियल कैसा है, कैसी उसका स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, उन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। कैरेक्टर ऑफ पोलन सच एज शेप, साइज, अपैरेटस और ornamentation and stratification have proved useful to distinguish pollens और different varieties। मतलब different प्लांट में जो उनका शेप है, पोलन का जो साइज है, जो अपर्चर है, जो ओरिएंटेशन है, जो स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब जो लेयर्स की अरेंजमेंट है, वो सारी चीज़ें हेल्प करती हैं किसके प्लांट के क्लासिफिकेशन में। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उनके टेक्सोनॉमिकल स्टडी का। रोल ऑफ टेक्सोनॉमी इन पैलिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है कि एक कंप्लीट जो है इस पर एक लेक्चर हो सकता है, अगर इन फ्यूचर मुझे टाइम मिलता है तो मैं इस पर एक लेक्चर बना दूंगी। अभी आप लोग का फटाफट सिलेबस खत्म करें ताकि आप लोग एग्जाम दे सके अच्छे से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको एक बात और बतानी थी मुझे कि हम लोग आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में एक PYQs की सीरीज लाने वाले हैं, जिसमें हम लोग हर यूनिट की कुछ जो है कि इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपका मोस्ट ऑफ द जो सिलेबस का एरिया है वो भी कवर हो जाए, और जो है कि आपको जो सारे PYQs हैं वो सॉल्व भी करा दिए जाए। ऐसा कुछ आपके लिए सोच रहे हैं, देखते हैं एग्जाम के पहले हम लोग क्या कर पाते हैं। तो तब तक वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल पर अपडेटेड रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, देखते हैं हम लोग उसे कितना एग्जीक्यूट कर पाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ आप लोगों के लिए नया आने वाला है, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।